हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे संस्कृत वर्णमाला की। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वर्णमाला होती क्या है। तो वर्णमाला जो होती है, वर्ण का मतलब होता है अक्षर। अक्षर क्या होता है? अक्षर वो होता है जो किसी भी भाषा को जानने के लिए आवश्यक होता है, यानी कि कोई भी अल्फ़ाबेट। हम कोई भी भाषा पढ़ें उसमें अल्फ़ाबेट होता है सबसे पहले। किसी भी अक्षर को लिखने के लिए, किसी की भी पहचान बनाने के लिए हमें उस अल्फ़ाबेट की आवश्यकता होती है। और माला का अर्थ यहाँ पर जो है वो है क्रम, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से अक्षरों को लिखना, ये होता है वर्णमाला। अब यहाँ पर वर्ण की बात करें, वर्ण मैंने बताया अक्षर। अब वर्ण जो है वो जो भी कोई भी आपकी अल्फ़ाबेट्स हैं या कुछ भी है, उसकी सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। छोटी इकाई का मतलब ये होता है, सब जगह आता है कि छोटी इकाई मानी जाती है, छोटी इकाई मानी जाती है, लेकिन छोटी इकाई है क्या? छोटी इकाई का मतलब है कि सबसे पहला स्टेप ही अक्षर है, यानी कि जब आप अक्षरें लिखेंगे, अक्षरों को जोड़ेंगे तो शब्द बनेंगे। दूसरा स्टेप, शब्दों को जोड़ेंगे, जब अलग अलग शब्द बन जाएंगे, शब्दों को जब आप जोड़ेंगे तो आपके वाक्य बनेंगे। इसी तरह से वो थर्ड स्टेप हो जाता है। आगे आगे इसी तरह से करके हमारे ग्रंथ बनते चले जाते हैं। तो यानी कि जो किसी भी भाषा को लिखने का जो सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहला जो माध्यम है वो होता है वर्ण, यानी कि अक्षर, जिसको हम अक्षर भी कहते हैं। तो जब तक अक्षर ही नहीं होंगे हम एक सार्थक शब्द का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए शब्दों की पहचान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जितने भी यहाँ पर अक्षर हैं जिसको हम वर्ण बोल रहे हैं, वो सबसे पहला स्टेप है, सबसे छोटा लेवल होता है। उसके बाद हम शब्दों का निर्माण करते हैं, शब्दों से हम वाक्यों का निर्माण करते हैं। तो वो हमारे स्टेप्स आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो जो हमारा वर्ण होता है, अक्षर होता है, यानी हम उसको तोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। अब हमने वाक्य लिया, वाक्य को हमने तोड़ा, किस में तोड़ा? शब्दों में तोड़ेंगे उसको, कि भी अलग अलग हमने शब्द कर दिए। शब्दों को तोड़ना है तो हम क्या करेंगे, उसमें जितने भी अक्षर होंगे अक्षरों को अलग अलग कर देंगे। अब अक्षरों को हम कैसे तोड़ सकते हैं? अक्षरों को तो हम नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वो तो मूल रूप है उनका, स्टार्टिंग ही वहीं से है। तो जहाँ से जिसकी स्टार्टिंग होती है हम उसके और टुकड़े नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। तो आशा है कि आप सबको ये चीज़ तो ज़रूर क्लियर हो गई होगी कि सबसे छोटी इकाई का मतलब यहाँ पर क्या है। अब बात करते हैं संस्कृत वर्णमाला की। तो आइए जानते हैं कि वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं। यानी कि जो संस्कृत की वर्णमाला है, वर्ण है, उसमें टोटल 46 वर्ण होते हैं। 46 क्या होते हैं बेटा? वर्ण होते हैं। अब जो 46 वर्ण हैं इनको भी हमने दो भागों में विभाजित किया है। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो जो स्वर वर्ण होते हैं वो 13 होते हैं। स्वर वर्ण हमारे कुल 13 होते हैं और व्यंजन वर्ण है वो हमारे कुल 33 होते हैं। अब जो स्वर वर्ण है, स्वर को भी हमने 3 प्रकार से यहाँ पर विभाजित किया है। सबसे पहले ह्रस्व स्वर, फिर दीर्घ स्वर और फिर संयुक्त स्वर। ठीक है, तो जो हमारे ह्रस्व स्वर हैं, ह्रस्व मतलब होता है छोटा, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। तो जो हमारे छोटे स्वर होते हैं वो हमारे यहाँ पर कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं वो? हमारे यहाँ पर 5। अब उन 5 में से कौन से हैं हमारे? अ, ई, उ, री, री। याद रखना, हमारे ह्रस्व स्वर 5 होते हैं, अ, ई, उ, री, री। इसके बाद आते हैं हमारे दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा, यानी कि बड़ा। दीर्घ का मतलब बड़ा स्वर। और ये हमारे कुल कितने हैं? हमारे हैं 4। कितने स्वर हैं हमारे ये दीर्घ स्वर? 4, जिसमें आ, ई, उ, री। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने जो यहाँ पर री लिखा, री में एक रेफ दिया है, लेकिन यहाँ पर री में एक के साथ 2 रेफ हैं। री के साथ यहाँ पर कितने रेफ हुए? 2 रेफ हुए। 2 रेफ हुए इसलिए दीर्घ री हो गया। ठीक है, इसका जो इस्तेमाल है बहुत कम किया जाता है। ये ज़्यादातर जो वैदिक भाषा रही है, ये जो हमारी पौराणिक जो भी भाषा रही है, संस्कृत वाली मूल जो भाषा है उसमें यूज़ किया जाता है। लेकिन आजकल इस री का इस्तेमाल बहुत ही रेयर होता है, आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। पुराने ग्रंथों में आपको इसका इस्तेमाल देखने को ज़रूर मिल सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए, ह्रस्व का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा। जैसे हम बोलते भी हैं छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो बड़ा का मतलब दीर्घ ही होता है यहाँ पर, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब यहाँ देखिए डिफरेंस आता है थोड़ा सा बोलने में, यानी कि साउंड थोड़ी सी छोटी होती है और फिर थोड़ी सी बड़ी हो जाती है साउंड में। जैसे ह्रस्व में हमने बोला अ, यहाँ पे बोला आ,
यानी कि हमारा जो कंठ होता है, कंठ से आवाज़ खुल करके निकलती है। ई, ऊ, री, री। इसी तरह से कुछ हमारे स्वर होते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वरों की संख्या भी हमारे पास कितनी है? 4 है। संयुक्त स्वरों की संख्या भी हमारे पास यहाँ पर टोटल 4 होती है। अब इसमें हमारे कौन कौन से स्वर हैं? ए, ओ, औ। ए, ऐ, ओ, औ। अब हम पहले के टाइम में इनको बोलते थे ए, ऐ, ओ, औ, तो इनको इस तरह से नहीं बोला जाता है। इनको ए, ओ, औ ऐसे बोला जाता है। अब संयुक्त स्वर का मतलब क्या है? संयुक्त स्वर का मतलब है कि किसी चीज़ से दो, यानी कि 2 स्वरों से मिलकर बनना। संयुक्त स्वर का मतलब क्या होता है कि 2 स्वरों से मिल करके उनको संयुक्त किया गया, उनको इकट्ठा किया गया, उनको जोड़ा गया है। अब जो हमारा ए है, अ और ई से मिलके बना है। ए, अ और ए से मिलके बनता है। ओ स्वर जो हमारा वो अ और ऊ स्वर से मिलके बना है। ऐसे ही जो ओ है वो अ और ओ स्वर से मिलके बना है, तो इसीलिए ये यहाँ पर संयुक्त हैं। ये जितने भी हमारे यहाँ पर स्वर होते हैं, स्वरों को किसी भी सहारे की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। दूसरा, इनसे मात्राएं बनती हैं। अब यहाँ पर स्वर तो क्या है, स्वतंत्र होता है, लेकिन व्यंजन जो होता है उसको हमेशा स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। व्यंजन कभी भी स्वर की सहायता के बिना पूर्ण रूप से नहीं बोल सकता। इसका भी एग्जाम्पल अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं व्यंजन वर्ण की। तो हमारे पास व्यंजन कुल कितने हैं? 33 है, यानी 33 हैं। अब इसको भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। जैसे स्वर को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त में, वैसे ही व्यंजन को भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है स्पर्श, दूसरा अंतस्थ और तीसरा है ऊष्म। हमारे जो स्पर्श हैं वो होते हैं 25, यानी 25। हमारे जो अंतस्थ हैं वो हैं 4 और ऊष्म वर्ण भी हमारे 4। तो ये कुल मिलाकर हमारे हो गए 33 वर्ण, यानी कि 33 वर्ण। अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्पर्श की। स्पर्श है क्या? स्पर्श का मतलब यहाँ पर है कि जब भी हम किसी भी वर्ण को बोलें, किसी भी व्यंजन को बोलते हैं जब हम, तो वो मुख के यानी मुंह में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट को टच करता है। अब यहाँ पर जो स्पर्श है, स्पर्श का देखिए वर्गीकरण किया गया है। यानी पहले हमने किया है क वर्ग। क वर्ग मतलब क वाला वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इस तरह से इसको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। अब यहाँ पर भी क्रम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी क्रम को क्यों मेंटेन किया गया है? तो यहाँ पर भी क्रम को इसीलिए रखा गया है ताकि जो वर्ण हमारे मुख के जिस पार्ट से बोले जाते हैं तो उस पार्ट वाले उनको इकट्ठा किया गया है वर्णों को। जैसे आप क वर्ग यानी क वाले वर्ग का बोलकर देखिए, क, ख, ग, घ, ग, यानी कि ये कहाँ से बोल रहे हैं? हमारे कंठ से बोल रहे हैं। थोड़ा सा आप अगर बोल करके देखेंगे तो आप फोकस कर पाएंगे अपने इस पर कि हमारे ये जो साउंड है वो कंठ में से निकल रही है। ऐसे ही च वाली जो साउंड है, देखिए च, छ, ज, झ, य, ये कहाँ से बोल रही है? तालू से बोल रही है। जैसे च जब बोलते हैं तो थोड़ा सा मुंह बनता है और जीभ ऊपर की तरफ टच करती है। ऐसे ट वाले वर्ग हैं आपके ट, ठ, ड, ढ, न। अब ये जो वर्ग आपने बोला, इसमें हमारी जीभ ऊपर की तरफ रोल हो करके मूर्धा पर लग रही है। कहाँ पर लगती है हमारी? ये मूर्धा पर, ठीक है। तो उसका ये जो वर्ग है, ये वर्ग कहाँ से उच्चारित होता है? मूर्धा से होता है। इसके बाद आया हमारा त वर्ग। त वर्ग यानी त, थ, द, ध, न। तो इस वर्ग के जितने भी अक्षर हमने बोले हैं, जितने भी वर्ण हमने बोले हैं, सब पे जो हमारी टंग है वो यानी कि हमारे टीथ पर लग रही है, यानी कि दंत पर लग रही है। तो इसका उच्चारण स्थान है दंत, यानी कि त। अब यहाँ पर इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये वर्ग यहाँ पर क्यों बनाया है। वर्ग इसीलिए बनाए गए हैं कि एक जैसे उच्चारण होने वाले अक्षरों को यानी कि वर्णों को इकट्ठा किया गया है। यहाँ पर क वर्ग से क, ख, ग वाला इकट्ठा वर्ग आ गया। ऐसे ही च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प वर्ग जो है वो ओष्ठ से बोला जाता है, प, फ, ब, भ, म। अब ऐसे ही ये आपके क से लेकर म तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके टोटल 25 हो गए। कितने हो गए ये? 25। यानी हर वर्ग में आपके 5-5 अक्षरों को लिया गया है, 5-5 वर्णों को लिया गया है। तो ये स्पर्श में कुल 25 वर्ण हो गए। इसी तरह से अंतस्थ आया। अंतस्थ में आपका य, र, ल, व है। अब ये जो है ये भी आपके 4 हैं। ऊष्म में श, श, स, ह है।
ये भी आपके 4 होते हैं। अब यहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान रखने योग्य है कि यहाँ पर क ख जितने भी लिखे हैं वर्ण, यहाँ पर सबके नीचे हलंत लगा हुआ है। ये जो डंडा लगा हुआ है नीचे पैरों में, इसको हलंत बोलते हैं। हलंत का मतलब होता है कि ये अक्षर आधा है, यानी कि ये अक्षर क्या है, आधा। आधा हमने यहाँ पर क्यों रखा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोलता है। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन को हलंत अक्षरों में यानी आधे अक्षरों में ही उच्चारण किया जाता है, जैसे क ख। लेकिन इसमें जब हम हिंदी भाषा में आपने देखा होगा, हिंदी में जो स्वर है वो हमें क, ख, ग ऐसे दिखता है। तो क, इस ये जो क है, क में हमारा स्वर इंक्लूड होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, क में हमारा स्वर इंक्लूड होता है। क तो हलंत ही रहेगा और इसमें अस्वर। ऐसे ही जब हम इसको बोलते हैं का बोला, तो इसमें क तो हमारा है ही, लेकिन इसमें हमारा स्वर कौन सा हो जाता है, आ, का, क, आ, का। ऐसे जो हमारा क है, क जो हिंदी में हमें पूर्ण दिखता है, लेकिन वो मूल रूप से क, अ, क ऐसे बोलते हैं। जब भी आप कोई भी उच्चारण करके देखिए, उसमें अ की साउंड अपने आप ही आ जाती है। क, ख, ग, घ। इसी तरह से यहाँ पर अ इंक्लूड होता है, लेकिन जब हम दूसरे स्वर इंक्लूड करते हैं तो उसमें हमें अलग से दिखाई देता है कि का, उसकी मात्राएं लग जाती है। लेकिन अ जो स्वर है, ह्रस्व जो अ स्वर है, उसकी मात्रा नहीं होती है, वो व्यंजन के साथ मिल करके उसको पूर्ण रूप से कंप्लीट कर देता है, यानी वो हमें पूर्ण दिखाई देता है। अब बात करते हैं अयोगवाह की। अब यहाँ पर जैसे हमने स्वर में पढ़ा था ह्रस्व दीर्घ संयुक्त, इसी तरह से हमारे अयोगवाह शब्द होते हैं, अयोगवाह वर्ण होता है। जो अयोगवाह वर्ण है उसमें एक है अनुस्वार और एक है विसर्ग। अनुस्वार का मतलब होता है जो हम चंद्र बिंदु लगाते हैं, और विसर्ग होता है जो शब्दों के यानी पीछे लगता है, यानी अक्षरों के पीछे लगता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा राम शब्द और पीछे विसर्ग लगा दिया तो बना रामः। यहाँ पर क्या बना, राम शब्द था लेकिन विसर्ग लगाते ही रामः, यानी ये जो विसर्ग है, विसर्ग की साउंड जो हमेशा ह में उच्चारित होती है। अब आ जाइए संयुक्त अक्षर पर। जो हमारे संयुक्त अक्षर हैं वहाँ पर भी हमारी 2 अक्षरों से मिलकर के बना होता है। जैसे श है, क्षत्रिय वाला श जिसको हम बोलते हैं, ये क और श से मिला होता है। अब यहाँ देखिए श तो हलंत था, हमने ये श देखो यहाँ पर पूरा है, यानी कि यहाँ पर अ इंक्लूड है। अ स्वर अपने आप में ही पूर्ण कर देता है अक्षरों को। ऐसे ही त्र है, त और र से मिलके बना है। ज्ञ जो है वो ज और य से मिलके बना है। श्र जो है वो श और र से मिलके बना है। एक विद्या, विद्या में जो द आता है ये हमेशा द और य से मिलके बना होता है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि ये वाले वर्ण हमारे किस तरह से काम में लाए जाते हैं, किस तरह से इनको संयुक्त व्यंजन किसकी सहायता से बनते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको वर्णमाला बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपने वर्णमाला को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे एक क्वेश्चन का आंसर तो ज़रूर लिख ही सकते हैं। अब मुझे बस इतना बता दीजिए कि स्वर जो हमारे 13 हैं, हिंदी की जो वर्णमाला है वहाँ पर स्वर हमारे 11 होते हैं और संस्कृत की वर्णमाला में हमारे स्वर 13 होते हैं। तो कौन से 2 स्वर यहाँ पर इंक्लूड हुए हैं, तो उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे मुझे भी पता चले कि आपको वर्ण बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अब तो आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। तो अगर ऐसे ही और भी टॉपिक्स को बहुत इजी तरीके से अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर एवरीवन।